हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने 12th क्लास का 3rd चैप्टर पढ़ा था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। उसके कुछ पार्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि अमेरिका ने किस तरीके से कौन कौन से देशों के ऊपर बार बार हमले किए और किस तरीके से अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है। देखिए, जो शब्द है हेगेमनी, उसका जो स्टार्टिंग है उसकी वो कहाँ से हुई थी? यूनान से हुई थी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अपनी सैन्य क्षमता, अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाना, अपना रुतबा बढ़ाना, पूरे विश्व के ऊपर अपनी ही जो है पावर का जो है रिप्रेजेंटेशन करना उसका। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका है वो अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा था, अपनी जो इकोनॉमिक पावर्स हैं यानी कि आर्थिक जो शक्तियाँ हैं वो भी बढ़ा रहा था, और जो पॉलिटिकल उसकी पावर्स हैं उनको भी इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा था। तो उनका राजनीतिक जो रुतबा है वो भी बढ़ रहा था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस तरफ इशारा करती हैं कि जो अमेरिका है उसका वर्चस्व बढ़ रहा था, उसकी पावर जो है वो पूरे वर्ल्ड के सामने एक तरीके से रिप्रेजेंट की गई थी। अब देखिए, अगर हम एग्जांपल लें, उससे सबसे पहले जो है शीत युद्ध हुआ था। तो शीत युद्ध के टाइम पे क्या हुआ था? अलग अलग गुटों में पूरा वर्ल्ड बट गया था। जब 1945 से 1991 तक की अगर बात करते हैं तो पूरा विश्व जो है वो अलग अलग गुटों में डिवाइड हो गया था। उसके बाद जो दो केंद्र बने थे, प्रमुख केंद्र बने थे पावर के, वो कौन कौन से थे? अमेरिका और सोवियत संघ। दो अलग अलग शक्ति के केंद्र बन गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ था? जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो गया था यूएसएसआर का, और एक सिर्फ अमेरिका ही एक पावरफुल कंट्री बच गया था, एकमात्र महाशक्ति उसको कहा जा सकता था। तो इस तरीके से जो विश्व है वो एक ध्रुवीय व्यवस्था उसमें कायम हो गई थी। लेकिन जब हम बात करते हैं ध्रुव शब्द की, तो इसका मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसमें शक्ति का एक ही केंद्र होना, और एक ही केंद्र का जो शब्द है उसके लिए यूज़ किया गया है वो वर्चस्व शब्द का यूज़ किया गया है यहाँ पर। किसी एक केंद्र के लिए, मतलब पावर का कोई एक प्रमुख सेंटर हो जाना, जैसे कि अमेरिका हो गया था उस टाइम पे। वर्चस्व, जो सैन्य शक्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो सैन्य शक्ति के अर्थ में किस तरीके से वर्चस्व शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो हेगेमनी शब्द है इसकी जड़ें यूनान में जुड़ी हुई थी, यानी कि यूनान से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। जो एथेंस एक जगह का नाम है, एथेंस को सबसे पावरफुल माना जाता था। तो हेगेमनी जो शब्द है वो एथेंस की जो पावरफुलनेस है उसको रिप्रेजेंट करता था। लेकिन बाद में इस शब्द का जो प्रयोग है वो विश्व राजनीति में अमेरिका के लिए होने लगा, यानी कि अमेरिका की जो हैसियत है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाने लगा। अब देखिए, अमेरिकी सशस्त्र सेना की जो कमान थी वो कहाँ कहाँ पर थी? अमेरिका की जो उत्तरी कमान है वो कहाँ पर थी? अमेरिका की दक्षिणी कमान, अमेरिका का केंद्रीय कमान, मतलब जो पूरा विश्व था, जो अगर हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं विश्व मानचित्र में, तो अमेरिका की उत्तरी कमान यहाँ पर थी, अमेरिका की दक्षिणी कमान, यानी कि अलग अलग सेंटर इन्होंने बना रखे थे जहाँ से ये पूरे वर्ल्ड को जो है कंट्रोल करता था। अपनी पावर्स को हर जगह इन्होंने फैला रखा था। अब अगर बात करते हैं अमेरिका के वर्चस्व की, तो अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो बढ़ रही थी। अगर दूसरे देशों के कंपैरिजन में बात करते हैं तो अमेरिका अपने सैन्य क्षमता के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करता है, और उसके अंदर इतनी पावर है कि वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी निशाना साध सकता है। अगर एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की बात आई तो उसकी क्षमता भी अमेरिका के पास है। युद्ध भूमि में वो बहुत अधिक दूरी से भी अगर किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है तो वो खुद सुरक्षित रहकर किसी दूसरे देश को पंगु बना सकता है, यानी कि उसको अपंग कर सकता है। उसके ऊपर ऐसा अटैक कर सकता था अमेरिका की उस वहाँ की जो पूरी जनता है वो ध्वस्त हो सके। सारे के सारे जो उनके जितने भी उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं वो सारा उनका एकदम पीछे उनको धकेल सकता है। और अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी देश अमेरिका की सैन्य शक्ति की तुलना में मतलब उसके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि सारे के सारे देश जो हैं वो अमेरिका से बहुत ही पीछे हैं सैन्य क्षमता के मामले में। अमेरिका जितना ज़्यादा पैसा अपनी सैन्य क्षमता के लिए करता है उससे ज़्यादा कोई भी जो देश है वो नहीं खर्च कर सकता। बहुत सारे देश मिलकर भी, अगर 12 ताकतवर देश मिलकर भी अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं उतना अकेला अमेरिका करता है। अब देखिए, वो 12 देश मिलकर इतना खर्च करते हैं, अमेरिका अकेला इतना खर्च करता है अपनी सैन्य क्षमता में, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका उन सब से एक पावरफुल कंट्री है। इसके बाद देखिए बात करते हैं कि इराक पर जब हमला किया था अमेरिका ने,
तो उसमें अमेरिका की कुछ कमियां नज़र आई थी। वो कमियां क्या थी कि अमेरिका जो है इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के सामने झुका पाने में सफल नहीं हुआ था। अमेरिका की जो कमजोरी थी वो उस टाइम पे क्या थी कि जो अगर हम इतिहास के बारे में बात करते हैं, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हैं, तो इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग कर महज 4 लक्ष्यों को जीतने की कोशिश की थी। और वो 4 लक्ष्य कौन कौन से थे? सबसे पहला तो है अवरोध करना, और दूसरा उनको जीतना, जो देश थे उनको जीतना, उनके ऊपर अवरोध करना और उनको दंड देना, और जो कानून व्यवस्था है उसको बहाल करना। ये सारे लक्ष्य उनके थे, मतलब वो इन चीज़ों को पाना चाहते थे, ये उनके मेन एम थे। अगर हम बात करते हैं इस तरीके से जो अमेरिका है उसका ढांचागत ताकत के अर्थ में हम अगर बात करते हैं वर्चस्व की, देखिए जो वर्चस्व है उसका दूसरा अर्थ पहले अर्थ से बहुत ही अलग है। पहले हमने एक अर्थ जो क्या पढ़ा था वर्चस्व का, कि एक शक्तिशाली देश होना, एक ऐसा देश होना जिसका रुतबा हो पूरे विश्व के ऊपर। लेकिन जो दूसरी धारणा है वो ये है कि विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक देश, जो अपने मतलब के लिए चीज़ों को बनाए रख सकता है, बरकरार रख सकता है, ऐसे देश के लिए ज़रूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कुछ कानून कायदे हों, कुछ नियम हों, और उनको लागू करने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वैश्विक व्यवस्था को हर हाल में उसको बनाए रखना चाहिए। और दबदबे वाला जो देश है, ऐसा देश अपने फ़ायदे के लिए जो भी करे, लेकिन उसको जो उसकी हानि है वो दूसरे देशों की जनता को नहीं भुगतनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का भी नुकसान करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वर्चस्व का दूसरा अर्थ है उसमें हमें देखने को मिलता है कि विश्वव्यापी जितनी भी वस्तुएं हैं, जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, सार्वजनिक का मतलब होता है जो सभी के प्रयोग के लिए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर इंसान का अधिकार है, उसके ऊपर सभी का अधिकार हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें हम जो रोड हैं उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर जो फ्रेश एयर है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो फ्रेश एयर जो है, स्वच्छ वायु जो है, सभी का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान का अधिकार है, वो सभी का अधिकार है, सभी को मिलने चाहिए। तो ये क्या है? एक सार्वजनिक चीज़ है। तो जितनी भी सार्वजनिक चीज़ें हैं, सार्वजनिक वस्तुएं हैं, उनके ऊपर उसका जो है सबसे उपभोग करने का सबसे ज़्यादा अधिकार होना एक तरीके से वर्चस्व का दूसरा अर्थ निकलता है। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो वो है समुद्री व्यापार मार्ग, जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, उनकी हम बात करते हैं। जितने भी व्यापारिक मार्ग हैं उनके ऊपर उस देश का वर्चस्व होना, उस देश का अधिकार होना। देखिए पहले जो है, सबसे पहले ब्रिटेन की जो नौसेना है उसका वहाँ पर ज़्यादा अधिकार था, क्योंकि यूरोप में ब्रिटेन के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले समुद्री व्यापार जो शुरू किया था, और उस बाद में जो दूसरे देश हैं वो भी समुद्री रास्ते से कनेक्ट हो गए थे। लेकिन अब के टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं तो अब के टाइम पीरियड में कौन है सबसे महत्वपूर्ण? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की जो नौसेना है वो हर एक महासागर में अवेलेबल है, उपस्थित है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण और भी ले सकते हैं इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब, www हम वेबसाइट्स वगैरह की सर्च करते हैं, जो वो किसके जरिए होती है? वो वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए होती है। अब ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसकी वजह से जो संसार है वो आपस में इतना क्लोज हो गया है, इतना जुड़ गया है कि हम कोई भी इंटरनेट फैसिलिटी जो है वहाँ पर पा सकते हैं। वहाँ से हम जैसे कि कोई भी ट्रेड है, कॉमर्स है, उन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सब किसकी देन है? ये सब जो है एक अमेरिकी जो सैन्य अनुसंधान है उसी का परिणाम है, उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और ये जो परियोजना है ये 1950 में शुरू हुई थी। आज भी अगर हम इंटरनेट में इतने ज़्यादा सक्षम हैं इंटरनेट को यूज़ करने में, तो वो भी किसकी देन है? अमेरिका की है, क्योंकि जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो उनमें से ज़्यादातर किसके हैं? अमेरिका के हैं। और अमेरिका दुनिया के हर हिस्से पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी के मामले में क्या है? सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। अगर हम बात करते हैं जीडीपी की, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कल घरेलू उत्पाद जो है, उसमें अकेले अमेरिका की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 28% है। 28% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ की बात का जो अंदरूनी व्यापार है उसको भी शामिल कर ले तो भी अमेरिका की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 15% है, यानी कि 15% है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं।
ये 2005 का जो है जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की यहाँ पर जो है इसको कंपेयर किया गया है। अगर बात करते हैं अमेरिका की, तो अकेला अमेरिका जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है 28%। यूरोपीय जो क्षेत्र है वो 22%, जापान 10%, चाइना 10%, इंडिया 2%, रूस 2% और अदर जो कंट्रीज़ हैं वो 26%। तो बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर भी जो है अमेरिका के इक्वल नहीं कर पा रही। अगर इन मेजर कंट्रीज़ को छोड़ दें, ये जो टोटल अदर कंट्रीज़ बच गई तो वो भी नहीं कर पा रही। इसी तरीके से अगर जो तुलनात्मक क्रय शक्ति है उसके बेस पे करते हैं तो भी अमेरिका की जो परसेंटेज है वो कितनी है 20% है, लेकिन यहाँ पर अधिक जो दूसरे हैं उनकी बढ़ जाती है। ये क्या था, यहाँ पर जीडीपी का कंपेयर कर रखा था, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके बारे में बता रखा है कि उसमें जो अमेरिका है वो सबसे आगे है। अब देखिए हर एक चीज़ में अमेरिका जो है वो आगे है। अमेरिका के जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो भी अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि जो अमेरिका है उसका वर्चस्व बढ़ रहा है। अमेरिका की आर्थिक जो प्रबलता है उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास कल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन वुड प्रणाली कायम हुई। ब्रिटेन वुड्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसमें बहुत सारे रूल यहाँ पर लागू किए गए थे। अमेरिका ने जो प्रणाली लागू की थी वो आज भी काम कर रही है। जो अगर हम बात करें आज के टाइम पीरियड की, तो जो विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व व्यापार संगठन, वो किसके परिणाम हैं? वो सब अमेरिका के ही परिणाम हैं। ये तीनों की तीनों जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और इसके अलावा विश्व बैंक, ये सब जो है किसकी देन है? अमेरिका की ही देन है, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन WTO, ये सब भी किसकी देन है? ये सब अमेरिका के वर्चस्व का ही परिणाम है। इन्हीं की वजह से जो व्यापार है वो बढ़ पाया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और जो विश्व बैंक है और जो विश्व व्यापार संगठन है, ये व्यापार को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि इस तरीके के जो रूल थे, ट्रेड बैरियर्स थे कुछ, उन सब को हटा दिया गया है। उन्होंने WTO ने इसमें बहुत ही हेल्प की है और आगे भी जो नियम बनाए जा रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे कि व्यापार को बढ़ावा मिले। अमेरिका की जो ढांचागत ताकत है उसका एक उदाहरण है MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक एकेडमी खोली गई थी जिसमें अगर ये एकेडमिक डिग्री किसी के पास होती है तो वो अपने व्यवसाय में, अपने पेशे में बहुत ही निपुण हो सकता है। और ये जो विश्वविद्यालय है इसमें ये जो कौशल अर्जित किया जाता है, यानी कि वहाँ पर ये जो चीज़ें सीखी जाती हैं, इसकी वजह से जो है बहुत ही बिजनेस में बढ़ावा मिल सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो पेंसिल्वेनिया में सबसे पहले व्हाइटन स्कूल के नाम से विश्व का सबसे पहला बिजनेस स्कूल खुला था और इसकी स्थापना 1881 में की गई थी। MBA की शुरुआती जो पाठ्यक्रम है 1900 में शुरू किया गया था और अमेरिका से बाहर MBA के किसी भी पाठ्यक्रम की शुरुआत 1950 में जाकर हो सकी। यानी कि पूरे विश्व में बाद में जो अदर कंट्रीज़ हैं 1950 में वो MBA की पढ़ाई शुरू करवा पाए थे, लेकिन अमेरिका में वो 1900 में ही हो चुकी थी। यानी कि 50 साल पहले अमेरिका में उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और इसके अलावा जो है बिजनेस स्कूल की भी वहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो इन सब से क्या जो हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका है वो बाकी दुनिया से अलग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है कर रहा था। अगर हम आज की बात करते हैं, आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें MBA को एक मतलब अच्छी डिग्री नहीं माना जाता, एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा नहीं मिला हो। और इस बात से हमें दक्षिण अफ्रीका के जो दोस्त जाबू हैं उनकी याद आती है। जाबू जो है वो क्या करना चाहते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पिता जो है वो चाहते थे कि वो पेंटिंग को छोड़कर क्या करें, MBA की डिग्री ले और उनका जो व्यावसायिक जो चल रहा था उनका व्यापार वगैरह उसको ही संभालें। अब देखिए वर्चस्व का सांस्कृतिक अर्थ क्या है। हमने वर्चस्व का जो है आर्थिक अर्थ भी पढ़ा, इसके बाद सांस्कृतिक अर्थ की बात करते हैं। अमेरिकी वर्चस्व को शुद्ध रूप से सैन्य और आर्थिक संदर्भ में देखना जो है वो एक बहुत बड़ी भूल होगी हमारी। हमें अमेरिकी वर्चस्व पर विचारधारा या संस्कृति के बारे में भी विचार करना चाहिए। वर्चस्व के इस तीसरे अर्थ का रिश्ता क्या है, सहमति गढ़ने की ताकत। यहाँ पर वर्चस्व का मतलब है सामाजिक, राजनीतिक और खासकर जो विचारधारा वहाँ पर बनी हुई है
किसी वर्ग के प्रति उसमें बढ़ता हुआ दबदबा, यानी कि उनका महत्व बढ़ना, उसकी ताकत से यहाँ पर अर्थ लिया गया है। और यहाँ पर जो वर्चस्व है उसमें कोई प्रभुत्वशाली जो वर्ग है वो या फिर कोई देश अपने असर में रहने वाले लोगों को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे भी दुनिया को उसी नज़रिए से देखने लगें। किस नज़रिए से? जिस नज़रिए से वो ताकतवर देश उसको देखता है। अगर विश्व राजनीति के दायरे में वर्चस्व के इस अर्थ को लागू करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुत्वशाली जो देश हैं, प्रभुत्वशाली देश जो है वो सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेता, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी यानी कि जिसके साथ उसका कंपटीशन हो रहा है और अपने से कमज़ोर देशों के साथ भी जो व्यवहार है उसको भी सही बनाए रखता है, उसको भी मनमाफिक बनाने के लिए अपनी विचारधाराएं जो हैं वो लागू करता है। इसके बाद अगर आज विश्व में अमेरिका का दबदबा बढ़ रहा है तो वो सैन्य शक्ति और आर्थिक बढ़त के बूते पर ही जो है बढ़ पाया है, लेकिन इसके अलावा जो सांस्कृतिक यहाँ पर फैक्टर है, जो कल्चरल फैक्टर है, वो भी यहाँ पर एक तरीके से अपना इफेक्ट डालते हैं। जितनी भी व्यक्तिगत सफलताएं हैं वो भी एक तरीके से महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हम अमेरिका को एक पावरफुल कंट्री मानते हैं, एक प्रभुत्वशाली देश मानते हैं। आपको जो है आंद्रेई का भी हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था कि एक लड़की है वो अपनी जो है पढ़ाई, आंद्रे जो है वो क्या चाहता था कि वो कूल जीन्स पहने, लेकिन उस आंद्रे की जो माता पिता हैं वो क्या थे, सोवियत संघ में युवा थे और उनकी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स क्या थी, आज़ादी का परम प्रतीक थी। लेकिन उसकी माँ है वो नहीं चाहती थी कि वो इस तरीके की जीन्स पहने। जितने भी सोवियत संघ में रहने वाले जितने भी युवा थे वो क्या चाहते थे, वो जो नीली जींस है उसको आज़ादी का प्रतीक मानते थे। इसलिए वो क्या करते थे, अपनी साल भर की जो तनख्वाह होती थी उसको किसी चोर बाज़ार में, जो विदेशी पर्यटक वहाँ पर आते थे, जो टूरिस्टर वहाँ पर आते थे, उनसे जींस खरीदने के लिए खर्च कर देते थे। अब उनके लिए जो है पूरी पीढ़ी के लिए नीली जींस जो है अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी, इनकी एक ऐसा अच्छा जीवन जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा था कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात दे पाना मुश्किल है। अमेरिका ने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मार ली थी, लेकिन सोवियत संघ की केंद्रीकृत और नियोजित अर्थव्यवस्था उसके लिए एक अंदरूनी आर्थिक संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल तो थी, लेकिन पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर चली। अब सोवियत संघ में नीली जींस के लिए जो दीवानगी थी, मतलब लोग जो युवा थे वो जींस पहनना चाहते थे, तो उस बात से भी ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद यानी कि कल्चरल प्रोडक्ट के दम पर भी सोवियत संघ में दो पीढ़ियों के बीच में दूरियां बनाने में कामयाब रहा। यानी कि उन्होंने जो जनरेशन थी उनके बीच में भी दूरियां बना दी थी, सिर्फ एक कल्चरल प्रोडक्ट के बेस पे, जो सांस्कृतिक उत्पाद उन्होंने बनाया था उसके बेस पे। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में कुछ अवरोध थे, उनकी बात करते हैं। इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। ठीक इसी तरीके से अमेरिकी वर्चस्व सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर ही मौजूद थी। अमेरिकी शक्ति की राह में 3 अवरोध थे। एक तो देखिए 11 सितंबर 2001 की जो घटना थी, उसके बाद सालों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगे हैं। पहला व्यवधान क्या था? पहला व्यवधान था स्वयं अमेरिका की संस्थागत बुनावट। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा था, यानी कि जो पावर थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 पार्ट्स के अंदर किया गया था। अब इसमें क्या था कि जो कार्यपालिका है उसके द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश जो है लगाने का काम किया जाता था। यानी कि जो बेलगाम मतलब इस्तेमाल का मतलब है कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी। उसके ऊपर किसका कंट्रोल होता था? कार्यपालिका का कंट्रोल होता था। और अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली दूसरी अड़चन भी अंदरूनी है। ये अड़चन क्या थी कि अमेरिकी समाज जो प्रकृति में उन्मुक्त है, उसमें जनसंचार के जो साधन हैं समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की कोशिश करें। कहने का मतलब क्या है कि उनके पास जो जनसंचार के साधन थे उनके ऊपर भी जनमत होता था, यानी कि जनता का मत चलता था। बहरहाल अमेरिकी ताकत की राह में मौजूद जो तीसरा व्यवधान था वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिका की ताकत के ऊपर लगाम कस सकता था, और इस संगठन का नाम था नाटो। नाटो के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन के लिए था। जो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था थी उसको चलाने के लिए ये संगठन बनाया गया था ताकि उनका जो व्यापार है वो अच्छे से चल सके।
लेकिन जो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सकते थे। वो किस वजह से? नाटो की वजह से, क्योंकि जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें कुछ नियम बनाए गए थे कि जो व्यापार व्यवस्था है वो किस तरीके से चलेगी। तो अमेरिका वहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। अमेरिका से भारत के संबंध कैसे थे? शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा हो गया था और इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार जो कटुतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय माहौल है वो कैसा हो गया? मित्रविहीन हो गया। मतलब जो यूएसएसआर है उसका विघटन हो गया था, तो भारत जो है वो क्या हो गया था? अकेला सा हो गया था। कोई भी मित्र भारत का उस टाइम पे नहीं रहा था। इसमें एक बात यहाँ पर आती है कि जो अमेरिका है उसमें कुछ निवासी भारत के भी निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। अभी देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उनमें हम सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत का जो टोटल निर्यात है उसका 65% जो वो किसको जाता है? अमेरिका को जाता है। इसके बाद बोर्ग के 25% जो तकनीकी कर्मचारी हैं वो कहाँ के हैं? भारत के हैं। और 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली यानी कि जो एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो पर्टिकुलरली विशेष है, वहाँ पर भारत के लगभग 3 लाख कर्मचारी जो हैं काम करते हैं। अगर हम उच्च प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में जो भारतीय बसे हुए हैं उन्होंने ही की थी। अब जो अमेरिकी विश्वव्यापी वर्चस्व है उसका जो दौर चल रहा है, तो बाकी देशों की तरह भारत भी फैसला जो करना चाहता था कि उसको अमेरिका के साथ रहना है या फिर अमेरिका के अगेंस्ट जाना है, अमेरिका से किस तरीके के संबंध उसको रखने हैं। तो ये तय कर पाना भारत के लिए कोई आसान नहीं था। भारत में 3 संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही थी। भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते थे, समझते थे, वे भारत और अमेरिका की ये जो बढ़ती हुई नज़दीकी थी इससे डरे हुए थे। ऐसे विद्वान ये चाहते थे कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव रखे, यानी कि उससे दूर रहे और अपना ध्यान अपनी जो राष्ट्रीय शक्ति है उसको बढ़ाने में लगाए रखे। यानी कि वो चाहते थे कि भारत अमेरिका से दूर रहे, उसके साथ कोई अच्छे संबंध उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते थे कि भारत और अमेरिका के हितों में हेलमेल लगातार बढ़ रहा है, मतलब उनमें मेलजोल बढ़ रहा है और भारत के लिए ये एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है कि उसको नहीं गंवाना चाहिए। भारत को अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके साथ अच्छे संबंध कायम करने चाहिए और वो चाहते थे कि जो भारत और अमेरिका का मेल है ये और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन कुछ विद्वानों की जो राय है वो ये भी थी कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का एक संगठन बनाए, इनकी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं, मतलब जो डेवलपिंग है, अभी तक डेवलप नहीं हुई है, विकासशील है, उनका एक अलग गठबंधन बनाए और उसके अंतर्गत रहकर काम करें। इस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंध जो है कुछ जटिल हैं, बहुत ही एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि दोस्ती वाले संबंध थे, वो एक तरीके से रणनीति के ऊपर डिपेंड रहा है हमेशा से ही। अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का एक मेल तैयार करना होगा और उसी से अमेरिका और भारत के संबंध जो हैं वो अच्छे रह सकते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है वर्चस्व से कैसे निपटें। देखिए, कब तक चलता रहेगा ये अमेरिका का वर्चस्व और इस वर्चस्व से कैसे बचा जा सकता है, यानी कि जो इसका महत्व है, जो अमेरिका की पावर है, वो कब तक पूरे विश्व के ऊपर चलती रहेगी और किस तरीके से उससे छुटकारा पाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीज़ें गिनी चुनी ही हैं जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम कस सकें, यानी कि कुछ ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं उनकी पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार की अधीन नहीं है। इंटरनेशनल जितने भी पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे नहीं चल रहा है। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ में मौजूद अब नहीं है, यानी कि अमेरिका से पावरफुल कोई भी देश अब नहीं है और कोई भी देश अगर अमेरिका से युद्ध करे तो ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो उससे जीत सके।
और अमेरिका के विरुद्ध भी कोई गठबंधन जो है अब नहीं बन सकता, क्योंकि अमेरिका जो है एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। कुछ लोग मानते हैं कि वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाने की जो रणनीति है वो ज़्यादा संगत है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि आर्थिक वृद्धि दर जो है उसको बढ़ाने के लिए, उसको ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होना चाहिए, मतलब किसी एक के हाथ से दूसरे हाथ में चले जाए, और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट हमें पैसे का करना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से इसमें आसानी होगी, ना कि उसका विरोध करने से। यानी कि इतना पावरफुल देश है, हमें उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में सुझाव ये दिया जाता है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए जो अवसर हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने आप को भी डेवलप्ड करना चाहिए। इसे बैंड वैगन अथवा जैसे बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति कहा जाता है। मतलब कि जैसे सिचुएशन हो हमें अपने आप को उसी तरीके से, उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेना चाहिए। देशों के सामने एक ये भी विकल्प है कि वो अपने को छुपा लें। मतलब एक तो ये है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर और अपना डेवलपमेंट करें, अमेरिका के साथ मिलकर चलें, और दूसरा ये है कि अपने आप को छुपा लें। मतलब क्या है कि जो दबदबे में रहने वाले देश हैं उनसे दूर रहें, किसी भी तरीके से उनसे कनेक्टेड ना रहें। जैसे जो चीन, रूस और यूरोपीय संघ है, सभी एक ना एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। मतलब वो अमेरिका के साथ ना तो प्रॉफिट वाला सौदा करना चाहते हैं, ना ही कोई लॉस वाला, वो उससे अलग रहना चाहते हैं। तो इस तरीके से दो ऑप्शन यहाँ पर देशों के सामने हैं जिससे अमेरिकी वर्चस्व से बचा जा सकता है। एक तो अमेरिका के साथ मिलकर अपना डेवलपमेंट करें, और दूसरा उससे अलग रहें, मतलब उससे किसी भी तरीके का कनेक्शन ना रखें। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।